हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए वीडियो द मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियंस इन इंडिया। आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में कौन से वो पॉलिटिशियन हैं, कौन से वो टॉप 5 पॉलिटिशियंस हैं जो लोगों के धड़कन में, लोगों के दिलो दिमाग में पहुंचते हैं, उनके दिलों में बसते हैं, राज करते हैं और जिनके वो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके जैसे वो बनना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और नंबर 5 पर हैं सुषमा स्वराज। शी हैज़ बीन रेटेड एज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर सो फार इन इंडियन पॉलिटिक्स। हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर, टेक्नो सेवी। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिखा दिया कि इस मिनिस्ट्री को वुमेन मेन से ज़्यादा कैसे चला के दिखा सकते हैं और किस प्रकार से इसको लोगों के लिए फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 में अम्बाला कैंट में हुआ था। वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को होल्ड करने वाली सेकेंड वुमेन थी और जो सबसे पहले वुमेन थी वो इंदिरा गांधी थी। इनिशियली वो एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी। इसके अलावा वो बीजेपी की लीडर भी थी। वो दिल्ली की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी 1998 में और 6 अगस्त 2019 को उनका कार्डियक अरेस्ट के और उनका देहांत हो गया और उनको 2020 में पोस्टमसली यानी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनके झोली में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनकी सबकी चर्चा तो हम कर नहीं पाएंगे, फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके लिए बता दें। वो अपने स्कूल टाइम में 3 साल तक लगातार एनसीसी की बेस्ट कैडेट चुनी गई थी और जब वो 25 साल की थी 1977 में गवर्नमेंट, जनता दल का जो गवर्नमेंट था उसमें वो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी चुनी गई थी। 7 टाइम्स वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुई है और 3 टाइम्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्कूल टाइम में वो बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी 3 बार अपनी झोली में कर चुकी हैं। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक में, पोइट्री में, फाइन आर्ट्स में और ड्रामा में था, जो इस महिला को एक ऑल राउंडर बनाता है। वो फर्स्ट फीमेल एमपी हैं आज तक के हिस्ट्री में जिनको पार्लियामेंट का बेस्ट आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 2004 दिया गया था। डिप्लोमेटिक इंजीनियर्स, जब यमन क्राइसिस हुआ था तो उस समय उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बहुत सारे जो विदेशी लोग फंसे हुए थे, इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान जैसी कंट्रियों के भी बहुत सारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया था। उनको सकुशल अपने अपने देश में पहुँचाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है, जिसके कायल सारे दुनिया के नेता हो गए थे। शी वॉज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। हमने इतना तत्पर इंडियन मिनिस्टर आज तक नहीं देखा जो लोगों के ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी और वो एक ऐसी इंडियन फीमेल लीडर बनी गई जिनके ट्विटर पे 11 मिलियंस फॉलोअर हो गए, जो वर्ल्ड में किसी भी वुमेन लीडर के लिए सबसे ज़्यादा हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियन लोकसभा ऑल्सो। इसके अलावा 8 दशकों के उनके कार्यकाल में कभी भी उनका कैरियर दागदार नहीं रहा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी उन्होंने इंडियन लोगों की धारणा पॉलिटिशियन के बारे में चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अवेलेबल ऑल द टाइम एंड इन योर रीच ऑल्सो। हैट्स ऑफ टू सच लीडर एंड इंडिया डिजर्व्स मेनी पॉलिटिशियंस लाइक हर। नंबर 4 पे हैं गोवा के पूर्व सीएम मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु परिक्कर, जिनको पॉपुलरली मनोहर परिक्कर भी बोला जाता है। उनका जन्म 13 दिसंबर 1955 में गोवा में हुआ था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी के एक प्रख्यात लीडर थे। वो गोवा के सीएम रहे थे सबसे पहले 2000 से लेकर 2005 तक, उसके बाद 2012 से 2014 तक और फाइनली 2017 से अपने अंतिम सांसों तक यानी 2019 तक। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री का भी पद संभाला था अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक। उसके बाद हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। वो एक ऐसे आईआईटीएन थे, यानी कह सकते हैं वो फर्स्ट आईआईटीएन थे जो एज अ एमएलए जिनको इलेक्ट किया गया और इसके अलावा वो फर्स्ट आईआईटीएन भी हैं जो किसी इंडियन स्टेट के सीएम भी रहे हैं। He had lived a very simple life. उनकी लाइफ इतनी सिंपल थी कि जो कपड़े पहनते थे वो इतने सिंपल हुआ करते थे और इसके अलावा वो इकोनॉमी क्लास का जो सीट होता है प्लेन में उसमें ट्रैवल किया करते थे। आपको पता है ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर, सो इंस्पायर्ड बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर
He used to travel in a very simple way, that was in economy class। वरना तो आपको पता है हमारे देश में तो पंचायत प्रधान भी जो 2 टके के होते हैं वो भी बिजनेस क्लास से नीचे अपना स्टैंडर्ड नहीं समझते। इसके अलावा वो अपने बिल्स खुद पे किया करते थे, साधारण घर में रहना, स्कूटर में भी घूम लेते थे वो आराम से, और डाउन टू अर्थ नेचर वाइज वो न केवल अपने पार्टी के जनता में बल्कि अपने विरोधियों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और उनके भी चहेते थे। और वो इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक थे कि वो लीवर कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी असेंबली के कामकाज को सुचारू रूप से करते रहे, और जब वो स्वस्थ थे तो वो तकरीबन 16 से 18 घंटे काम किया करते थे। दूसरा इनकी कुछ खूबियों में है उनका एक सिग्नेचर लुक था। वो हाफ स्लीव की शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे, और इस सब के बावजूद भी ये इंसान इतना ज़्यादा अपीलिंग लगता है। देखिए कभी कभी कोई इंसान जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात ले लें तो उनका अटायर भी बहुत सिंपल है, बट उस आदमी को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा पाखंडी और नौटंकीबाज है, क्योंकि आप अपने घरों में करोड़ों की संपत्ति जमा करके बैठे हो और आप अपने शर्ट और नॉर्मल चप्पल वाले ड्रेस से लोगों को ये जता रहे हो कि आप बहुत सिंपल हो, तो वो आपके कर्म और आपके मुंह से मैच नहीं करता है। इसीलिए जब भी हम अरविंद केजरीवाल को नॉर्मल ड्रेस में देखते हैं तो वो बहुत ही फेक लगता है, बट जब आप मनोहर पर्रिकर को नॉर्मल ड्रेस में देखते हो तो वो बिल्कुल आपको नेचुरल लुक लगता है। इसके अलावा वो वर्कहॉलिक थे, जिसके बारे में हम आप पहले ही बात कर चुके हैं। ही वॉज द रियल पोस्टर बॉय फॉर कॉमन मैन। इसके कहने का मतलब है वो इतना डाउन टू अर्थ थे कि कितने इंसिडेंट हैं जिनमें ये बताया जाता है कि मनोहर पर्रिकर जब कभी बाहर विजिट में जाते थे, विजिट से आने के बाद जब वो प्लेन से उतरते थे तो उनको लेने के लिए सपोज करो कोई गाड़ी कभी टाइम पे नहीं आ पाती थी तो अपने ही पैसे से कोई टैक्सी हायर करके अपने ऑफिस या अपने घर तक पहुंच जाते थे। उन्होंने अपने स्टेट गोवा में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन को मिटाने के लिए बहुत बड़ा जो है एक अभियान चलाया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। पॉलिटिकल फॉरसाइट कहने का मतलब जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले जब बीजेपी बहुत अच्छे आंकड़ों से चुनाव जीत गई थी तो मनोहर पर्रिकर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम का अनुमोदन किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसके बाद बाकी सदस्यों ने उनका समर्थन किया था। इसके अलावा जो उनकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी है वो भी उनके काम के बीच में बाधा नहीं बन पाई, क्योंकि उनकी वाइफ का भी देहांत कैंसर के कारण हो गया था और उस समय उनके दोनों जो बेटे थे वो टीनेजर्स थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने सिंगल पेरेंटिंग करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको ब्रॉटअप किया, और उसके अलावा गोवा के सीएम का पदभार भी सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने कोई ऑफिशियल बेनिफिट्स लेने में कोई रुचि नहीं थी, जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि वो अपने फ़ोन के बिल्स तक खुद पे कर लिया करते थे। रास्ते में कहीं पर भी उतर के किसी भी ढाबे में चाय पी लिया करते। वह उनके पास कोई पर्सनल बेनिफिट या फिर कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, जो उनको ऑफिशियल एक गाड़ी मिली हुई थी वो उसी का यूज़ किया करते थे। और उनको पॉस्ट्यूमसली यानी उनके देहांत के बाद 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। उनके कार्यकाल में भारतीय सेना ने बहुत सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किए थे। उनकी एक बहुत फेमस सेइंग है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई टेररिस्ट इंडिया में आता है अपने गन के साथ तो हमको या फिर वर्ल्ड को हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम उनके साथ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। हम टेररिस्ट को उसी की भाषा में न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी उसी की भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि हमारे जो 13 लाख सैनिक हैं वो यहाँ पर पीस यानी शांति को प्रीच करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ऐसा एक ऑरा था, ऐसी एक पॉपुलैरिटी थी इस इंसान की। उनके जैसे छवि वालों की पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत है और उनका जाना राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और नंबर 3 पर है हमारे देश के नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र मोदी एक मैन ऑफ ऑनर एंड प्राइड ऑफ दिस नेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, वो एक ट्रेंड सेटर हैं। वो न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन जीता और बहुमत के साथ प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के कूलेस्ट पीएम भी हैं। उनके बारे में कुछ फैक्ट्स इस प्रकार से हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। उसके बाद वो 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। वो इतने टेक्नोसेवी लीडर हैं कि पूरी जो यंग जनरेशन है उनकी फ़ैन है, एज वेल एज उनके ऑरेटरी स्किल्स की भी दीवान। वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर हैं।
वो गुजराती पोएट भी हैं, बहुत अच्छी पोएम्स लिख लेते हैं गुजराती भाषा में। इसके अलावा वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी भी उन्होंने अपने जीवन काल में लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि वो बहुत कम सोते हैं और वो अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। इसके अलावा उनकी ये खासियत है कि वो हमेशा क्रीजलेस ड्रेसेस पहनते हैं और जो उनकी ड्रेसेस होती हैं उनको मीडिया का बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। उन्होंने ऑलरेडी इतने ब्रेव डिसीजन ले रखे हैं हमारे देश के लिए कि जो हमारी कंट्री के हित में हैं, उन्हीं कुछ डिसीजन में से एक झलकी आपके लिए उन्होंने स्टार्ट कराया था जीएसटी और 370 आर्टिकल का ख़त्म कराया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके उनको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की, वो थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिजिटल इंडिया का उन्होंने आगाज़ किया, जिसके कारण इंडिया आजकल टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जन धन योजना के तहत उन्होंने बहुत सारे इंडियन लोगों के खाते खुलवाए। स्वच्छ भारत अभियान उनका इनिशिएटिव है, ऑल्दो महात्मा गांधी जी को इसका क्रेडिट जाता है, बट उसके बाद जो स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाने की जो प्रेरणा मिलती है वो हमें नरेंद्र मोदी से मिलती है, जिसके तहत ही हमको भारत की कुछ स्ट्रीट्स एटलीस्ट पहले से बेहतर साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। उन्होंने मुस्लिम कानून ट्रिपल तलाक का एंड कराया, इंटरनेशनल IBC कानून लेके आए। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर न बन के इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कंज्यूमर्स जो है वो उनको कंज्यूम करने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन लाके उन्होंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की कोशिश भी की। वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनका परिवार अभी भी उसी मकान में रहता है जिसमें वो पहले रहा करते थे। इतने सालों में ना उन्होंने कोई संपत्ति जोड़ी है, ना ही स्विस बैंक में उन्होंने काला धन छिपाया है, ना ही कोई महंगी गाड़ी खरीदी है, ना कोई प्लॉट। हाँ, कपड़े अच्छे पहनते हैं जैसा कि एक वर्ल्ड लीडर को पहनना चाहिए। निसंदेह वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके एफर्ट्स के कारण भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना हुआ है। भारत की साख व भारतीयों का रुतबा वर्ल्ड फोरम में लाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान। उनके प्रोग्राम्स के कारण भारतीयों का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। उन्होंने भारत को ग्लोबल मैप में एक पहचान दिलाई। आज विदेश में बैठे भारतीयों को अपनी नागरिकता रिवील करने में, नागरिकता को बताने में कोई शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। नंबर 2 में है हमारे लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उसके अलावा वो अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। सबसे पहली बार 1996 में वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उनकी पार्टी को विश्वास मत न मिल पाने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद 1998 से लेकर 1999 तक वो 13 मंथ्स के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद 1999 से 2004 तक के लिए वो फुल टर्म यानी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। उनका ऐसा ऑरा था कि विरोधियों के मुंह से भी उनके लिए हमेशा प्रेज यानी तारीफ और उनके बड़ाई के ही शब्द निकलते थे। तो ऐसे ही कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के अनुसार वो इंडियन पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह थे। इसी प्रकार कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने तो उनको अपना पॉलिटिकल गुरु तक कहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने इंस्पायरिंग ओरेटर थे, पोएट थे, पेट्रोइट थे और प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार उनकी ओरेटर का मतलब होता है उनकी वाक क्षमता, उनकी जो बोलने की स्किल है, बोलने की कला, उससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने बोला था कि ये व्यक्ति एक बार आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। वो एक ऐसे पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना टर्म 5 साल का जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का वो पहली बार कंप्लीट किया था। इससे पहले भी जनता गवर्नमेंट बनी थी बट वो जनता गवर्नमेंट भी 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई थी और वो खुद भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके साथ 26 पार्टी का कोएलिशन था। कोएलिशन का मतलब होता है जब आप मिलीजुली सरकार चलाते हैं और जब इतने बड़े कोएलिशन को आप साथ लेके चलते हैं तो आप इन सब के हितों को पूरा नहीं कर पाते और आपकी सरकार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट इस सब के बावजूद भी उन्होंने 26 पार्टियों को साथ लेके अपनी टर्म को, अपने टेन्योर को यानी प्रधानमंत्री के 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया।
इसके अलावा वो इकलौते एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको लोकसभा के लिए 10 बार चुना गया है, वो भी 4 अलग अलग स्टेट से, यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली से। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और ये उन्होंने तब किया था जब वो जनता गवर्नमेंट के समय में फॉरेन मिनिस्टर थे। मई 1998 में उनके ही कार्यकाल में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और ये न्यूक्लियर टेस्ट करके श्री वाजपेयी जी ने दुनिया को बता दिया था कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर शक्ति है। बट उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो एक्चुअली अपने नेबरिंग कंट्रीज को डराने के लिए या फिर किसी हानिकारक काम के लिए नहीं, बल्कि पीसफुल पर्पज़ के लिए है, और वो उनका यूटिलाइजेशन अपनी कंट्री के भीतर ही पीसफुल पर्पजेस के लिए करते रहेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शास्त्री जी के बहुत ही मशहूर स्लोगन जय जवान जय किसान को इलेबोरेट करते हुए उसमें जय विज्ञान जोड़ा। इस प्रकार से ये स्लोगन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बन गया। उनके बहुत सारे उपलब्धियों को देखते हुए उनको 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1994 में उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी उनको 2014 में दिया गया। उनके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पीसफुल पर्पज़ और पीसफुल जो रिलेशंस है उसको आगे बढ़ाने की कड़ी में उन्होंने भारत और लाहौर के बीच में एक बस यात्रा स्टार्ट की, जो फरवरी 1999 से स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ आदि से भी संबंध बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। वो एक इस प्रकार के पॉलिटिशियन थे जिनको उनकी खुद की पार्टी वाली, जिनको जनता तो प्यार करती थी, इनफैक्ट उनको जो अपोजिशन वाले थे वो भी उनको इतना ही एडोर करते थे। 1971 के इंडो बांग्लादेश वॉर के दौरान उन्होंने श्रीमती गांधी जी के धैर्य और साहस के कारण उनको पार्लियामेंट के भीतर दुर्गा बोल के रेफर किया था, और इस प्रकार से जब 1984 के जो इलेक्शन हो रहे थे, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हो रहे थे, उन्होंने भारत की जनता को अर्ज किया, उन सबसे निवेदन किया कि ये समय ऐसा है कि आप जो है भारत विरोधी तत्व जो हैं, जो खालिस्तानी लोग हैं, उनको दिखा दो कि भारत किसी भी कीमत में टूटने वाला नहीं है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देके उसको विजयी बनाओ। और ये तब उस समय खुद कह रहे थे जबकि वो खुद ग्वालियर सीट से दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। तो ऐसे वर्ड किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से आज के टाइम पे निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि जब आप अपनी खुद की सीट लड़ रहे हो, उसके बावजूद भी आप अपने अपोनेंट पार्टी के लिए आप उनको वोट दिलाने के लिए लोगों से प्रार्थना करो। उनका बर्थडे 25 दिसंबर है, जिसको भारत सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और वाक्य है 1962 का, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, भारत की जो जनता थी, वो श्री नेहरू जी के कार्यकाल से खुश नहीं थे या फिर उनकी लीडरशिप से खुश नहीं थे, और उनको एक बहुत वीक प्रधानमंत्री मान चुके थे। तो इस समय में क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर सारे सदस्यों ने वॉकआउट करने का फैसला किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय खुद काफ़ी यंग पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि ये ऐसा समय है जिसमें हम अपने आपसी विवादों को भूल के हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहे और उनका मोराल अप करें। उनकी ये बात सुन के बाहर जाते हुए सारे पार्लियामेंटेरियन वापस आ गए और उन्होंने उनकी इस बात के लिए सराहना की। एक और वाक्य है 1999 के कारगिल वॉर के दौरान, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ही एफर्ट्स के कारण हमने अपनी एक भी इंच जमीन पाकिस्तान के हाथ में जाने नहीं दी। एक रात कारगिल युद्ध के दौरान यूएस प्रेसिडेंट के जो रेप थे, उन्होंने वाजपेयी जी को फ़ोन करके कहा कि आप कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, नहीं तो वो न्यूक्लियर वॉर कर देगा। तब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने जवाब दिया कि मैं पहले से 50% भारत को मिटा हुआ मान चुका हूँ, और अगर ऐसा होता है तो आप भी देखना कल सुबह तक दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही लुप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के कुछ गरिमाएं, इस प्रकार के कुछ भावनाएं थी जो उनको निर्भीक और निडर बनाती हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान उनके कार्यकाल में इनिशिएट की गई बहुत सारी योजनाओं में से कुछ एक योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, हैंडलिंग फूड इन्फ्लेशन, पीएम सड़क योजना, दिल्ली मेट्रो लाइन, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, आरटीआई और राइट टू एजुकेशन। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कभी शादी नहीं की, बट उन्होंने एक पुत्री गोद दी थी जिनका नाम निवेदिता था। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो लास्ट ब्रेथ है वो 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ली। इसी के साथ एक प्रतिभावान सूरज अस्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की छवि व स्टेटस को विश्व मंच पर एक नया आयाम दिया था। आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद भी जिस धर्मनिरपेक्षता से उन्होंने देश को संचालन किया, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के समय में जब लोग तुच्छ
और घिनौनी राजनीति करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो उनकी छवि सबको प्रेरणा देने वाली है। और यही अंतर होता है एक पॉलिटिशियन में और एक ट्रू लीडर में।
और नंबर 1 पर है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिनको पॉपुलरली एपीजे अब्दुल कलाम बोला जाता है। उनके बारे में क्या बताऊं, उनके बारे में एक छोटा सा कोट है उनका, बहुत फेमस। उन्होंने कहा था, व्हेन आवर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ्स दिस मार्क्स द सक्सेस। राष्ट्रपति कलाम एक मेड इन इंडिया पर्सनैलिटी थे। उनका जन्म, शिक्षा, कैरियर, डेथ सब कुछ भारतीय था। वो एक पॉलिटिकल फिगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर, साइंटिस्ट, टीचर भी थे। वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। जब हम आज भी उनका नाम लेते हैं, हम धर्म से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और इंसान बन जाते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और वो पॉपुलरली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर के 4 डेकेड्स यानी 40 साल डीआरडीओ और इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम। उन्होंने पोखरण में जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है और वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। उनका चुनाव 2002 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट आने के कारण हुई थी। इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया हुआ है। इसके अलावा उनको बहुत सारे, जिनमें 48 नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, से उनको डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के 2 अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट में और उनके ऑपरेशनल यानी उनके फंक्शनिंग में। उनकी जो बायोग्राफी है उनको विंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद ही लिखी। अपने बचपन के दौरान अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे सो दैट उनकी फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। उनका बर्थडे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है और ये घोषणा की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। अब्दुल कलाम एक बहुत ही बढ़िया पोइटिक दिल वाले व्यक्ति थे और वो पोइट्रीज भी लिखते थे। इसके अलावा उनको वीणा बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो कलाम एक बार स्विट्ज़रलैंड की विजिट के लिए गए थे। इस प्रकार से जिस दिन कलाम स्विट्ज़रलैंड की विजिट को गए थे वो डे स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नासा ने भी उनको ऑनर करते हुए एक रेडिएशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नाम सोलाबैक्यूलस कलामी रखा हुआ है। और भारत के नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो 5 मिसाइल्स हैं, इनके पीछे का जो थिंक माइंड है वो भी डॉक्टर कलाम का ही है। वो डेथ पेनल्टी के बहुत खिलाफ थे। वो चाहते थे इंडिया से डेथ पेनल्टी को हटा दिया जाए और वो एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति है जिनके 0 हेटर्स हैं। मतलब उनको नफरत करने वाला कोई है ही नहीं भारत के अंदर। एज ए हेड ऑफ द नेशन कलाम जी जब भी विदेश विजिट में जाते थे तो उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे, जिनमें से वो एक पेंसिल भी अपने साथ नहीं ले गए जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने वो सारे गिफ्ट्स एक गवर्नमेंट म्यूजियम को हैंड ओवर कर दिया। उनके दरिया दिली की, उनकी विनम्रता की एक और स्टोरी है। एक बार की बात है, राष्ट्रपति भवन की प्रथा के अनुसार रमज़ान के महीने में भोज दिया जाता था सारे पॉलिटिकल लीडर्स को। तब उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा इस सब का खर्चा कितना आएगा, तो सेक्रेटरी ने बोला ये सब 20 लाख रुपए में होगा। तब उन्होंने बोला कि ये ऑलरेडी जो फेड लोग हैं, जो अच्छे खासे खाते घरों के तंदुरुस्त लोग, उनको खिलाने के बजाय ये 20 लाख रुपए आप किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे दो सो दैट जहाँ पे जो भूखे लोग हैं उनको कुछ वक्त का खाना मिल सके। एक बार का और किस्सा है उनके साथ। उनके रिश्तेदार जिनमें 50 लोग थे रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए आए थे, जिनको राष्ट्रपति जी ने अपने राष्ट्रपति भवन में रखा था। इसके अलावा जब भी वो साइट विजिट पे जाते, दिल्ली दर्शन पे जाते, तो बस का पूरा किराया वगैरह भी राष्ट्रपति कलाम ही देते। फाइनली जब वो 1 वीक या 2 वीक के बाद वापस अपने घर जाने लगे तब जो है उनका पूरा विजिट का खर्चा, खाने पीने का और रहने का जो रेंट लगा के राष्ट्रपति भवन में 2 लाख रुपए आया, जिसको राष्ट्रपति कलाम ने अपनी सैलरी से पेमेंट किया राष्ट्रपति में। तो ऐसी सज्जनता और ऐसी विनम्रता आज तक न किसी राष्ट्रपति में देखी गई है और न आने वाले समय में देखी जाएगी।
अपना फर्स्ट टेन्योर कंप्लीट करने के बाद 2007 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस ने कलाम जैसे ग्रेट लीडर का विरोध किया और प्रतिभा पाटिल को कैंडिडेट बनाकर उतारा। कितने दुख की बात है कि कांग्रेस के इतने धुरंधर नेता तक एक विदेशी महिला का विरोध नहीं कर पाए और हम एक महान हस्ती के लीडरशिप से महरूम रह गए। उनका भारत के लिए एक बेहतरीन विजन था। उनका योगदान इंडियन डिफेंस और स्पेस में मिसाल है। उनका नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है और मानवता पर भरोसा करने का मन करता है। ऐसा उनका ऑरा था। Thank you so much for your valuable time. Please do like and subscribe our channel, that is Wow Education, and please do comment also like what kind of videos you want to see in the future, so that it will help us to make more videos as per your choice. Thank you so much.